हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने मानचित्र आधारित जो सेशन है वो प्रस्तुत है। और मानचित्र वाले सेशन में हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या किया था उसको एक बार संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं ताकि आप आज के क्लास से जुड़ जाएंगे। और आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो बैक सेशन जो इससे पहला सेशन मानचित्र पर था उसमें हमने मानचित्र कार्य से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमने जाना था। और बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ पारिभाषिक शब्द सब आए थे जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। आज के सेशन में हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर चर्चा करेंगे। और अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो चर्चा करेंगे तो ये मुख्यतः प्रीलिम्स बेस्ड होगा, क्योंकि मानचित्र मुख्यतः प्रीलिम्स बेस्ड है, लेकिन आप इसका जो है सो यूटिलाइजेशन जो है सो मेंस में भी कर सकते हैं। तो हम अंटार्कटिका महाद्वीप के हर एक एस्पेक्ट को जानेंगे। और आप भी जब इस वीडियो को देखिएगा तो आपके पास, मैंने पहले भी कहा था कि कॉपी पेन होना चाहिए। आप नोट करते जाइएगा, जो भी तथ्य जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिले आप उसे नोट करते जाइएगा। और आपका जो PYQS का सीरीज है वो बंद नहीं होगा, वो चलते रहेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं तो फिर वो आपके पास आएगा ही। क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन प्लस हमारे चैनल का नाम है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी सब ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लास का लिंक मिलता रहे, क्योंकि इस पर हर एक लिंक है। जो भी आप पीछे नहीं देख पाए होंगे वो भी आप यहाँ से जाकर सर्च करके देख सकते हैं। और अगर कोई बीच में छूट जाता है तो वो भी टेलीग्राम से निकाल के देख सकते हैं। और क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले चलेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और जितना दूर आप वाइट एरिया इसमें देख रहे हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप को दिखाया हुआ है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे पहले हम लोग परिचय लेंगे, फिर इसके कुछ जो प्रमुख सागर हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप का जो कुछ बेसिक तथ्य है उसके बारे में जानेंगे। तो अंटार्कटिका जो है ना, ये इसकी खोज सबसे पहले 1820 ईस्वी में एक रूसी अभियानकर्ताओं या दल के द्वारा किया गया था। हालांकि यूरोप में अंटार्कटिका महाद्वीप या दक्षिणी भूखंड के बारे में लोगों को पता था कि दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में कोई भूखंड है, लेकिन उस भूखंड के बारे में जो खोज हुई थी सबसे पहले 1820 ईस्वी में रूसी जो अभियानकर्ता थे, जो खोजी थे, अन्वेषक दल थे, उनके द्वारा की गई थी। इस महाद्वीप का जो 98% भाग है वो क्या है, हिमाच्छादित है। यानी केवल 2% भाग ही इसका है जहाँ पर बर्फ नहीं पाया जाता है। लेकिन आपको अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट जो लेना है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और वैश्विक तापन बढ़ रहा है, उसके कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। फिर विश्व का 70% फ्रेश जल, स्वच्छ वाटर अंटार्कटिका के हिमनद में पाया जाता है। बर्फ से ढके होने के कारण अंटार्कटिका को हम क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यह विज्ञान के लिए क्या है, समर्पित महाद्वीप है, क्योंकि कोई भी देश इस महाद्वीप का उपयोग सैन्य कार्य के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और सामरिक हितों के लिए नहीं कर सकता। केवल और केवल इस महाद्वीप का उपयोग शोध और अनुसंधान कार्यों के लिए ही किया जा सकता है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जा सकता है। इसलिए हम इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। विश्व का यह सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। विश्व का सबसे निम्नतम तापमान अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में ही दर्ज किया गया था। कहाँ पर दर्ज किया गया था, तो अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में। और चूंकि वनस्पति विहीन है ना ये, चूंकि हिमाच्छादित एरिया है, तो हिमाच्छादित एरिया पर वनस्पति होती है ना, थोड़ी बहुत काई लाइक एंड मॉस, तो इसलिए इसको हम विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में है, जो 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश की रेखा है, उसके दक्षिण में ये भूखंड अवस्थित है।
दक्षिण सागर से चारों ओर घिरा हुआ। आप देख रहे हैं कि ये सॉदर्न ओशियन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सॉदर्न ओशियन से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सॉदर्न ओशियन किसका पार्ट है? तो सॉदर्न ओशियन का निर्माण करते हैं जहाँ पर दक्षिण में प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर और तीसरा हिंद महासागर मिलते हैं। इन तीनों ही जल राशियों के मिलन क्षेत्र को, जो अंटार्कटिका के चारों ओर पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉदर्न ओशियन कहते हैं ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड द्वीप है। तो यहीं पर ये जो क्षेत्र है जहाँ पर दक्षिणी सागर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन लिखा हुआ है। तो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन सम्मिलित रूप से दक्षिण में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सॉदर्न ओशियन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप घिरा हुआ है। फिर है कि यह एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है? 5वां बड़ा महाद्वीप है। तो ये अंटार्कटिका का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपके पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे आने वाले एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे अंटार्कटिका जो है सो चारों तरफ सॉदर्न सी से घिरा हुआ है, लेकिन इसके कुछ सागर हैं, जिसमें एक सागर है यहाँ पर आप देख रहे हैं वेडले सागर है। और वेडले सागर के बारे में जो एक की फैक्ट है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि संसार का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलीय संरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया, क्योंकि वेडले सागर के क्षेत्र में यहाँ पर पेंगुइन, अंटार्कटिका का जो मुख्य जीव है वो क्या है? पेंगुइन है। कुछ यहाँ पर सील पाया जाता है। तो पेंगुइन, सील जैसे जीवों के संरक्षण के लिए संसार का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलीय संरक्षित क्षेत्र अंटार्कटिका के इसी वेडले सागर को बनाया गया है। दूसरा सागर जो यहाँ पर है आप देख रहे हैं एक रॉस सागर भी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेडले सागर कहाँ पर है, रॉस सागर कहाँ पर है, तो ये दो आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है। इन दोनों को अलग करने वाला एक पास, एक जलसंधि है यहाँ पे, जिसको हम कहेंगे ड्रेक पास है। तो ड्रेक पास अंटार्कटिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है तथा प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ता है। तो बहुत ही ये रेयर है, नॉर्मली किताबों में ये मिलता नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो ड्रेक पास है उसके द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका से अलग है। और ड्रेक पास इधर कौन सा है? आप देख रहे हैं कि ये अटलांटिक ओशियन है और ये कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। तो अटलांटिक और पैसिफिक को ये जोड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ के जो प्रमुख प्राणी हैं वो पेंगुइन है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और इसकी संख्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत तेजी से कम हो रही है। क्रील मछलियाँ पाई जाती है और कुछ व्हेल भी पाए जाते हैं। इन्हीं के संरक्षण के लिए वेडले सागर को संसार का पहला जलीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ के संदर्भ में जो आपको जानना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अंटार्कटिका में एक पाल्मर आइलैंड है, हमने सर्किल भी कर दिया है, पाल्मर द्वीप। ये यूएस के प्रभाव में, यूएस आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो ये जो पाल्मर द्वीप है एकमात्र द्वीप है जो बर्फ से रहित है, यानी कि अंटार्कटिका का भी आपने देखा था कि 98% भाग क्या है? बर्फ से आच्छादित है। केवल 2% भाग जो है वो किससे चीज से है? बर्फ से मुक्त है। तो उसमें से एक द्वीप है, कौन सा? पाल्मर द्वीप, जो अमेरिका के कब्जे में है और वो बर्फ से रहित है। तो एक प्रश्न पीटी का हो सकता है कि अंटार्कटिका का कौन सा द्वीप है जो बर्फ से रहित है ना। दूसरा, अंटार्कटिका में एक पर्वत चोटी है जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको आप क्या कहेंगे? विंसन मैसिफ कहते हैं ना। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो अल्बर्ट रेंज में है, यहाँ पर हमने सर्किल भी कर दिया है। ये आप देख रहे हैं कि ये विंसन मैसिफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 4897 मीटर है। मॉन्ट्रे भी यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई इससे कम है। तो विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है, ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से ये पीटी में आ सकता है 2 प्रश्न। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो विंसन मैसिफ है। और विंसन मैसिफ किस रेंज में अवस्थित है? तो वो क्या हो जाएगा?
एल्सवर्थ रेंज हो जाएगा, एल्सवर्थ रेंज में अवस्थित है। फिर अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको माउंट इरेबेस कहते हैं। क्या हम कहते हैं? माउंट इरेबेस कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट इरेबेस है। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो रेड लाइन मैं खींच रहा हूँ ना, ये ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है। और इस अंटार्कटिका पर्वत के द्वारा यह महाद्वीप दो भागों में बटा है। तो ये जो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है, इससे ये महाद्वीप क्या है? दो भागों में बटा हुआ है। ये पूर्वी अंटार्कटिका, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ ईस्ट अंटार्कटिका है, और इससे इधर का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न पीटी का हो सकता है कि अंटार्कटिका को कौन सा पर्वत श्रेणी दो भागों में बांटता है? तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। और कुछ जगह पर इसके बारे में क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी भी लिखा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। तो ये भी दोनों ध्यान में रखेंगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिले तो दोनों टिक कीजिएगा। अगर ट्रांस अंटार्कटिका नहीं है, क्वीन मॉड है, तो क्वीन मॉड करेंगे। अगर क्वीन मॉड नहीं है तो फिर ट्रांस अंटार्कटिका रहेगा, उसको आप ट्रिक करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको बेसिक जानना चाहिए, वो है अंटार्कटिका संधि, है ना। अंटार्कटिका संधि, इस पर यूपीएससी में स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पीटी का आ सकता है। तो यह संधि 1959 में की गई थी, 1959 में, ये ध्यान रखेंगे। उस समय कितने देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अब कितने देश शामिल हो चुके हैं? 54 देश शामिल हो चुके हैं। 1959 में हुआ था, लेकिन अंटार्कटिका संधि का प्रावधान कब से लागू है? 1961 से लागू है। और ये संधि, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि इस संधि के प्रावधान से इस महाद्वीप का उपयोग केवल वैज्ञानिक कार्य, अनुसंधान कार्य के लिए किया जा सकता है। इस महाद्वीप का उपयोग सैन्य उद्देश्य से, रणनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से, किसी भी इस तरह के उद्देश्यों के लिए इस महाद्वीप का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान यह संधि करता है। और भारत अंटार्कटिका संधि में 1983 में शामिल हुआ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट करके हो सकता है कि अंटार्कटिका संधि के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कि यह संधि 1959 में हुआ, वर्तमान में इसके 54 देश हैं, 1961 से लागू है। इस संधि के हिसाब से इसका सामरिक यूज किया जा सकता है, बट आपको पता है आपकी संधि के हिसाब से इसका सामरिक यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और अन्य संधि जो अंटार्कटिका से किसी न किसी रूप में लगा हुआ है, वो है, यहाँ पर हमने लिख दिया अन्य संधियाँ। अंटार्कटिका सीलों के संरक्षण के लिए 1972 का कन्वेंशन है। फिर अंटार्कटिका समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर 1980 का कन्वेंशन है। और अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर 1991 का प्रोटोकॉल है। तो एक प्रश्न और बन सकता है, चारों संधियों का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सी संधियां जो है अंटार्कटिका से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। तो पहली संधि हो गई अंटार्कटिका संधि, जो 1959 में हुआ है। दूसरी हो गई आपको जो अंटार्कटिका सीलों के संरक्षण के लिए 1972 का कन्वेंशन। तीसरा हो गया अंटार्कटिका समुद्री जीवन संसाधन के संरक्षण के लिए 1980 का कन्वेंशन। और चौथा हो गया अंटार्कटिका संधि के लिए 1991 का अंटार्कटिका पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1991 का प्रोटोकॉल। इसको क्रम में भी दिया जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो है ना अंटार्कटिका का साउथ पोल है, अमंडसेन स्कॉट के पास है, ये एक पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये 0 डिग्री है ना, आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन है, जो लगभग दक्षिणी ध्रुव का जो पोल है वहीं से ये गुजरता है। तो ये जो फैक्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अंटार्कटिका का जो भारतीय कार्यक्रम है ये एक महत्वपूर्ण है, ये आपके पीटी के लिए भी बेहतर है और ये आपके मेंस के लिए भी उपयोगी है। तो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम जो है ये किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, किसके अधीन होता है, कब से शुरू हुआ, वो देखिए।
तो यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम है ना। और भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1981 से। भारत अंटार्कटिका संधि में शामिल कब हुआ था? अभी आपने देखा 1983 में। और हमारा ये प्रोग्राम कब से शुरू है? 1981 से। ये जो यहाँ पर आप देखें NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च देश में ध्रुवीय और दक्षिण महासागरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ संबंधित रसद गतिविधियों की योजना, प्रचार, समन्वय और निष्पादन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। भारत का अंटार्कटिका में 3 शोध केंद्र है। ये तो कई पीटी में आता है। तो एक है दक्षिणी गंगोत्री है, हालांकि अब यह क्षतिग्रस्त हो चुका है और एक सप्लाई चेन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन भारत के अंटार्कटिका अनुसंधान में दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला बेस स्टेशन था यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अब क्या हमारा मैत्री है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1989 में स्थापित किया गया था है। मैत्री सिरमारकर ओसियस नामक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है कि मैत्री जो है किस पहाड़ी पर अवस्थित है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और भारत ने मैत्री के आसपास मीठे पानी की एक झीलें बनाई जिसको हम क्या कहते हैं? प्रियदर्शनी झील कहते हैं, है ना। प्रियदर्शनी इंदिरा जी का नाम था, तो उसके नाम पर इसे प्रियदर्शनी झील कहा जाता है। तो 2 फैक्ट यहाँ से हमें मिल गया, इन दोनों फैक्टों को ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो सबसे नया हमारा वहाँ सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं? भारती के नाम से जानते हैं। तो भारती सेंटर जो हमारा स्थापित हुआ वो कब हुआ? 2012 में। नवीनतम अनुसंधान केंद्र है और ये जो है सो भारत का अनुसंधान केंद्र जो है मैत्री से लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हमारा 3 सेंटर अंटार्कटिका में, एक दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। इसमें दक्षिणी गंगोत्री अब रिसर्च सेंटर के रूप में ना काम करके किस रूप में काम करता है? तो वो अब हमारा काम करता है सप्लाई चेन के रूप में तैयार कर। बाकी 2 जो हमारा मैत्री है और जो भारती है ये काम करता है। अन्य सुविधाएं जो अंटार्कटिका के लिए है उसमें एक है सागर निधि का है। तो सागर निधि 2008 में भारत ने शोध के लिए किसकी स्थापना की थी? सागर निधि की। तो वर्ष तो हालांकि अब पूछे नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन कुछ की फैक्ट का जो वर्ष होता है उसे ध्यान में रखेंगे। और एक आइस क्लास पोत अंटार्कटिका जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत, यह 40 सेंटीमीटर की गहराई की पतली बर्फ को काट सकता है, यानी कि आइस ब्रेकिंग है ये जहाज। ये क्या हो गया एक तरीके से? सागर निधि जो है जहाज हो गया जिसका 2008 में अनावरण किया गया। और अंटार्कटिका में यह क्या है कि आइस वाले क्षेत्र में भी शोध करने में सक्षम है। तो ये भारत का अंटार्कटिका का जो है सो शोध केंद्र है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर हम अंटार्कटिका अभियान चलाते क्यों हैं, है ना। तो हम जो अंटार्कटिका अभियान चलाते हैं उसका हमारा पर्पस क्या है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अंटार्कटिका अभियान जो हमारा था उसका पहला है कि अंटार्कटिका के भूवैज्ञानिक, जलवायु और वहाँ के पारिस्थितिकी का अध्ययन करना, क्योंकि वहाँ के भूवैज्ञानिक, जलवायु और पारिस्थितिकी का विश्व के मौसम और जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। वर्ल्ड के वेदर पर और क्लाइमेट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है भारत भी इससे अछूता नहीं रहता है। तो इसलिए हम अंटार्कटिका के भूवैज्ञानिक, जलवायु और पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, इसका मिशन का उद्देश्य है। दूसरा, अंटार्कटिका के बर्फ पिघलने के आधार पर हिमालय के बर्फ का अध्ययन करना, क्योंकि हिमालय और हिंदू कुश के पर्वत का जो क्षेत्र है वहाँ का जो बर्फ है और जो वहाँ की स्थिति है उसे दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है ना, तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तो अक्षांश के हिसाब से तो वो ध्रुव नहीं है, बट जो वहाँ पर ऊंचाई और ऊंचाई पर जो ग्लेशियर और बर्फ की उपस्थिति है उसके कारण वहाँ की तापीय दशाएं लगभग वैसे ही हो जाती है जैसे आर्कटिक रीजन उत्तर में और दक्षिण में अंटार्कटिका की। तो यहाँ पर जो बर्फ पिघलने की स्थिति है उसका अध्ययन करके हम दुनिया के तीसरे ध्रुव अर्थात हिमालय और इसके आसपास के बर्फ पिघलने के दर का अध्ययन करते हैं।
फिर अंटार्कटिका के बदलते जलवायु का भारतीय मॉनसून पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। बहुत ही अंटार्कटिका का जो वेदर होता है, वहाँ का जो प्रेशर होता है, वहाँ का जो पोलर वर्टेक्स होता है, इन तीनों का भारत के मानसून से सीधा संबंध है। क्या हमने कहा? अंटार्कटिका के मौसम का। दूसरा हमने क्या कहा था कि अंटार्कटिका के हाई प्रेशर का। और तीसरा वहाँ का जो पोलर वॉर्टेक्स होता है, तो पोलर वॉर्टेक्स के जो स्थितियाँ होती है वो भारत के मानसून की गहनता, मजबूती, कमजोरी को निर्धारित करता है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक मिशन का एक उद्देश्य यह भी होता है। और फिर वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। तो ये भारत के अंटार्कटिका मिशन का उद्देश्य है। तो ये जो है सो आपको ध्यान में रखना है। तो आज आपने क्या क्या इस सेक्शन में समझ लिया है? एक आपने अंटार्कटिका महाद्वीप का परिचय, उसके सागर, दक्षिणी सागर का कॉन्सेप्ट, ड्रेक पास, वेडले सागर, फिर इसके बाद आपने जान लिया कि जो रॉस सागर है, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित जो कुछ की फैक्ट है वो आपने जान लिया है। और इसके बाद जो है सो अंटार्कटिका संधि और कौन सी संधियाँ अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड वो आपने जान लिया है। फिर भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा कब शुरू हुआ, भारत कब अंटार्कटिका संधि में शामिल हुआ, हमारा वहाँ पर कौन कौन सा शोध केंद्र है, सागर निधि क्या है, और हमारे भारतीय अंटार्कटिका अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसको यहीं पे रखेंगे सेशन को। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और अच्छा करके लाएंगे। तो ये चैनल है एजुकेशन प्लस, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और अगला जो मैपिंग का टॉपिक होगा वो आपका होगा न्यूजीलैंड और जीलैंडिया। जीलैंडिया को बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी। तो अगला जो सेशन होगा इसी पर आधारित रहेगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।